अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो मीट योर कलंदर और हमारे इस लाइव शो में आती हैं वो पर्सनैलिटीज जिनका ताल्लुक होता है क्रिकेट से। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं मोस्ट सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं और एडवाइजर टू जियो सुपर हैं, रिपोर्टर ऑफ डेली जंग एंड जियो टीवी। बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज है क्रिकेट का। मैं भी इस्तेफादा हासिल करूँगा और मेरे जितने फैंस हमारे जो लाहौर कलंदर के फैंस और क्रिकेट के फैंस देख रहे हैं वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस कवर किए हैं। तो बात करते हैं, हम वेलकम करेंगे अपने शो में अब्दुल माजिद भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी जी, वालेकुम सलाम ज़ोहैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का और जो आपने इंट्रोडक्शन करवाया। मैं साथ साथ ये पूछना चाहूंगा, क्वारंटीन कैसी गुजर रही है आपकी और उसमें घर में क्या एक्टिविटीज हैं? पहले क्या एक्टिविटीज होती थी और अब चेंजेस क्या आए हैं? देखिए जी, कराची जिस तरह आपको पता है कि करोड़ की आबादी का शहर है। रोजाना सुबह तैयार होकर ऑफिस जाते थे, रात को 10-11 बजे वापसी होती थी। लेकिन पिछले कोई 5-6 हफ्ते हो गए, अब वो रूटीन तो खत्म हो गया। अब घर वाले हमें देख रहे हैं और हम घर वालों को देख रहे हैं, बस यही रूटीन है। और फिर कभी टीवी के सामने बैठ जाते हैं, कभी लैपटॉप के सामने, कभी थोड़ी वॉक की, फिर टीवी देखने लग गए। तो बस इसी किस्म की रूटीन है। बस दुआ यही कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये जो मुश्किल वक्त है इससे हमें भी निकाले और हमारी जो कौम है उसको भी निकाले और जो जिंदगी है वो नॉर्मल अंदाज में चलना शुरू हो जाए। और आपके भी खिलाड़ियों की तरह फिटनेस टेस्ट घर में ही चल रहा है, यानी जो फिटनेस के मामला है वो भी आप घर में ही निपटा रहे हैं। जी हाँ, यही सूरत हाल है। जाहिर है कोई ऐसी एक्टिविटी लंबी चौड़ी है नहीं। खिलाड़ियों को भी जबरदस्ती क्रिकेट एक्टिविटी के बगैर फिटनेस टेस्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि हमारा जो फिटनेस का इम्तहान है वो घर वाले ले रहे हैं। चले देखिए अप्रूवल होती है नहीं। बाकी एचबीएल पीएसएल सीजन 5 आपने देखा। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी? क्या आपकी फेवरेट टीम आपको लगता था कि मैदान मार लेगी? देखिए रोहित भाई, जिस दिन लाहौर कलंदर पिंडी स्टेडियम में मैच हारी ना, तो जी मैच खत्म होने के बाद आपको पता है कि फार एंड पे पिंडी में मीडिया सेंटर है। तो मैं जी जी। ड्रेसिंग रूम वाली साइड से बाहर निकल रहा था और वहां पर अ, गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें मैंने जाना था। तो हमारे एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, वो ग्राउंड में खड़े हुए थे। वो मुझे कहने लगे कि यार, अ, मुझे तो देखे, मैं तो लाहौरी हूँ, मुझे बहुत लाहौर कलंदर ने मायूस किया। आप लोग रोजाना बैठ के टीवी पे तारीफ कर रहे होते। तो उन्होंने हाथ जोड़ के इस तरह कहा कि यार, आज के बाद आप भी बेकरम लाहौर कलंदर की तारीफ ना कीजिएगा। अच्छा, चूंकि लाहौर कलंदर एक और मैच हार गई थी, हम भी अपसेट थे, मैंने उनको जवाब नहीं दिया और मैं आगे बढ़ गया। लेकिन आपको पता है कि पहले एडिशन से और अब 5वें एडिशन तक हमारी टीम तो लाहौर कलंदर्स ही रही। बुरे वक्त में रही, टीम हारती रही, गिरती रही, उठती रही, क्रिटिसिज्म जी भी होता रहा, लेकिन हम भी कंसिस्टेंट रहे। जिस तरह आप लोग कंसिस्टेंट रहे, आतिफ भाई कंसिस्टेंट रहे, समीन भाई, आकिब जावेद कंसिस्टेंट रहे, तो हम भी कंसिस्टेंट रहे। अगर आप हमारे जियो सुपर के प्रोग्राम देख लें तो टूर्नामेंट से पहले भी मैंने कहा था कि मेरी फेवरेट टीम जो है वो लाहौर कलंदर्स है। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे लग रहा है कि इस बार बुरा वक्त उनका गुजर गया और लाहौर कलंदर इंशाल्लाह 2020 में चैंपियन बनेगी। लेकिन वो ऐसे वक्त पे आके अब ये सारा मामला रुक गया है। लेकिन एटलीस्ट खुशी की बात है कि बहरहाल एक वो जो मिस थी ना, वो खत्म हुई। प्ले ऑफ के लिए तो लाहौर ने क्वालिफाई किया। और इस साल लाहौर कलंदर ने क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स के लिए। और इसमें स्क्वाड के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा लगा आपको स्क्वाड और किस चीज की कमी थी लाहौर कलंदर में इस बार? मेरा ख्याल है अ, मुझे जिस चीज की कमी नजर आई कि लाहौर कलंदर जब जीतने लग गई ना, वो क्रिटिसिज्म पिछले सालों में होती रही, उस क्रिटिसिज्म की कमी नजर आई। अदरवाइज पिछले स्क्वाड भी देखे, पहले सीजन से जब अजहर अली कप्तान थे और इस सीजन में जब
लाहौर कलंदर 5वां सीजन खेल रही थी, टीम में कोई बुराई नहीं थी, टीम में कोई खामी नहीं थी। बस ये कि क्रिकेट में होता है ना, कहते हैं कि बाद दफा लक आपका फेवर कर रहा होता है। 92 में जब पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो जब मिड में वो टूर्नामेंट पहुंचा तो कोई नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान चैंपियन बनेगा। तो मेरे ख्याल में लक जो थी वो पिछले टूर्नामेंट्स में लाहौर कलंदर्स को फेवर नहीं कर रही थी, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया। वो जितनी मुश्किलें थी आसान थी, लेकिन बैन डंक ने जो कजाफी स्टेडियम में 2 इनिंग्स खेल दी ना, तो मैं तो पहले 4 एडिशन और ये 5वां एडिशन, मेरा ख्याल मैंने कोई 95% से ज्यादा मैचेस देखे, लेकिन ये जो 2 इनिंग्स थी ना, ये कमाल इनिंग्स थी। और लाहौरियों ने जिस तरह एंजॉय किया, फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशन था ना, तो यही वो लाहौर कलंदर की खूबसूरती थी जो पिछले 4 सालों में जिसकी कमी महसूस हो रही थी। मेरा ख्याल में वो बैन डंक की 2 इनिंग्स में सारा हिसाब बराबर कर दिया। आपने अपने करियर में बहुत से पावर हिटर्स को देखा होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा होगा, लेकिन आपने बेन डंक में वो क्या झलक देखी क्रिकेटर की जो कि इतना महसूस किया क्राउड को और आपको? जोएब देखिए, बैन डंक में जो क्वालिटी थी ना, कि वो किसी भी स्टेज में ना थका हुआ नजर नहीं आया। आप देखें, जिसमें उसने 97 या 98 रन बनाए वो इनिंग्स भी, और जिसमें उसने सेंचुरी बनाई वो इनिंग्स भी, तो वो किसी भी इनिंग्स में वो बिल्कुल एक फ्रेश नजर आया। लगता था कि अभी वो बैटिंग करने आया है। बल्कि जब उसने दोनों मैच लाहौर कलंदर्स को जितवाए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कजाफी स्टेडियम में फार एंड पे जब मीडिया सेंटर की सीढ़ियां चढ़ के, मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा है कि वो 3-4 मंजिल जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हाम जाते हैं, लेकिन बेन डंक बिल्कुल इतना सुपर फिट खिलाड़ी, और क्या कॉन्फिडेंस उस बंदे में, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि कराची किंग्स वाले भी अपना सर पीट रहे होंगे कि ये क्या जबरदस्त टैलेंट हमारे पास पिछले साल था और हमने इससे फायदा नहीं उठाया, और इस साल उसने हमारे खिलाफ ही लाठी चार्ज कर दिया। तो मेरे ख्याल में बेन डंक ने जिस तरह की बैटिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की, फिर जो यंग टैलेंट नजर आया, हारिस रऊफ को आपको याद है, मैं और आप जोएब नवंबर में जब अबू धाबी में थे, वहां भी हारिस रऊफ की बात हो रही थी। लेकिन हारिस रऊफ ने जो अभी रिसेंटली बिग बैश में जो बॉलिंग की, उसके बाद पाकिस्तान टीम के वो कोचेस जिनसे हमने नहीं कभी सुना कि वो हारिस रऊफ का नाम ले रहे हैं, उन्होंने हारिस रऊफ का नाम लेना शुरू कर दिया। फिर दिलबर हुसैन, मुझे याद है एक दिन मुझे समीम भाई का फोन आया, ये गालिबन अक्टूबर या नवंबर की बात है। उसने कहा, माजिद भाई एक हमने ऐसा जबरदस्त टैलेंट डिस्कवर किया है, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में ना कोई इसका प्रोफाइल लिखे। तो मुझे याद है मैंने दिलबर हुसैन के बारे में एक प्रोफाइल लिखा कि जड़ावाला से इसका ताल्लुक है और कैसे ये डिस्कवर हुआ। और आज आप देखें कि पाकिस्तान टीम का जो हेड कोच है मिसबाह उल हक, या बॉलिंग कोच वकार यूनुस, वो भी दिलबर हुसैन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, कलंदर्स जो है ना, कलंदर्स एक टीम तो है, ये एक सोच है। कलंदर बेसिकली जो है एक सोच है। आपको इसलिए मेरी तरह इस सोच के बारे में ज्यादा पता है कि आप भी पहले साल से साथ हैं, आप भी हमारे साथ मुजफ्फराबाद में भी रहे, हमने वो गर्मियों के दिन वहां भी गुजारे। लेकिन कलंदर्स की जो सोच है, जिसके पीछे आकिब जावेद की सोच नजर आ रही है, राना आसिफ की सोच नजर आ रही है, राना समीम की सोच नजर आ रही है, लेकिन सबसे बढ़कर ये दोनों भाई जो है ना, मैं कई बार सोचता हूँ यार, ये किस माँ ने इनको किस मट्टी से जन्म दिया है कि किसी भी स्टेज पर ये दोनों भाई बड़े से बड़ा मैच हारने के बाद भी हम अफसरदा होते और ये हंस रहे होते और कोशिश करते हैं कि हम भी इनको हंसाए। तो मेरा ख्याल में ये जो आसिफ भाई की, समीम भाई की, फवाद भाई की जो सोच है ना, यही लाहौर कलंदर्स है। और ये एक ऐसा मिशन है जिसका मिशन ये नहीं कि हमने ट्रॉफी उठानी है या हमने मैच जीतना है। इनका मिशन ये है कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को
ऊपर लेके जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गिरे भी काफी, उठे भी काफी, लेकिन बिलाखिर 5वें एडिशन में अब आप देखें कि ये टीम उस स्टेज पे पहुंच गई थी जहां पर लोग कह रहे थे कि लाहौर कलंदर्स जो है वो चैंपियन बनेगी। तो मेरे ख्याल में जितना इन दोनों भाइयों ने और आकिब जावेद ने क्रिटिसिज्म को फेस किया, तो बिलाखिर उन्होंने जितनी मेहनत की थी, आपको याद है 47-48 टेम्परेचर में पागलों की तरह ये लड़कों को तलाश करते रहे, तो उस मेहनत का सिला जो है वो 2020 में बिलाखिर इनको मिला। बिल्कुल। इन सालों में देखा जाए तो बहुत ज्यादा तनकीद बर्दाश्त की आकिब जावेद साहब ने। आपको एज अ कोच कैसे लगते हैं आकिब जावेद? देखिए थोड़े से हार्डलाइनर है, लेकिन जब वो बात करते हैं ना क्रिकेट में, मुझे याद है 2015 के वर्ल्ड कप में आकिब जावेद यूई की टीम के कोच थे। तो पाकिस्तान और यूई का मैच था न्यूजीलैंड के शहर नेपियर में। तो हम लोग नेपियर एक छोटा सा कस्बा है, शहर भी नहीं हम उसको कह सकते। वो मेरे ख्याल आप 15-20 मिनट चले तो पूरा शहर खत्म हो जाता है। तो हम लोग खाना खाने के जा रहे थे, देखा कि आकिब भाई और मुदस्सिर भाई बैठे हुए खाना खा रहे थे। फुटपाथ में ही एक रेस्टोरेंट था वहां पे। तो मैंने कहा आकिब भाई, पाकिस्तान टीम को रन रेट बेहतर करना है इस यूई की टीम में, यूई की टीम के मैच में, तो क्या आप समझते हैं कि आपके बॉलर। उन्होंने कहा कि यार देखें, इस वक्त मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, इस वक्त मैं ऐसी टीम का कोच हूँ जिसको लोग रेट नहीं कर रहे, और आप देखिएगा कि ये टीम पाकिस्तान टीम को कल सुबह टफ टाइम देगी। तो वही हुआ कि अगले दिन पाकिस्तान मैच तो जीत गया, लेकिन यूई की टीम ने टफ टाइम दिया। तो ये देखें, ये आकिब जावेद में खुसूसियत है कि वो रॉ टैलेंट जो है उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि उनको जूनियर टीम ना मिले, लेकिन आकिब जावेद ने मेरा ख्याल में मेहनत भी काफी की, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा फेस किया, लोगों ने इनके बारे में मुख्तलिफ राय दी। बल्कि इसी 5वें एडिशन में जब दरमियान में ये टूर्नामेंट पहुंचा, तो एक ये भी आवाज सुनने को मिली कि यार अब तो लाहौर कलंदर्स को आकिब जावेद से जान छुड़ा देनी चाहिए। लेकिन बिलाखिर वो लोग जो शुरू में क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी राय भी तब्दील हुई। तो मेरे ख्याल में आकिब भाई थोड़े से हार्डलाइनर जरूर है, लेकिन उनकी नीयत जो है वो साफ है, और वो टैलेंट को परखने वाली जो आंख है ना, 5-6 दिन पहले जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वीडियो लिंक पे, तो मैंने ये सवाल भी उनसे किया था कि वो कौन सी ऐनक आपने पहनी हुई है जो ऐनक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास नहीं है, कि आप उस टैलेंट को परख लेते और दूसरे जो है उस टैलेंट के करीब से गुजर जाते, उनको नजर नहीं आता। तो आसिफ भाई ने कहा कि 47-48 टेम्परेचर में गली गली मोहल्लों मोहल्लों की जो खाक छानना जो है ना, ये एक मुश्किल काम है। लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठने को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जितनी मेहनत की, चाहे प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में की हो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में की, लेकिन ऐसे टैलेंट को उन्होंने पॉलिश करने की कोशिश की जिसको एक आम आदमी कोई अहमियत दे नहीं रहा था। लेकिन आप देखें कि उन्होंने जो मेहनत की थी, बिलाखिर उनको मेहनत का सिला मिला, देर से मिला लेकिन मिला जरूर। बिल्कुल। लोगों ने बड़ी बातें की ये 4 सालों में, जब लाहौर कलंदर क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था या उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। कोई कहता था लाहौर से कलंदर का नाम हटा लो, कोई कहता था मैनेजमेंट बदल दो, कोई कहता था कोच बदल दो, और बहुत सी बातें होती थी। तो उसमें फाइनली इस साल क्वालिफाई कर गए लाहौर कलंदर। क्या देखते हैं आप लाहौर कलंदर के बारे में? आप क्या कहेंगे? ये जो इतनी बातें करते थे लोग, उनके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? देखिए हम लोग किसी भी चीज में ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत जल्दी तलाश कर लेते हैं। अब आपने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, मैं कहूंगा यार जोहेब को ना आज अगर ये ब्लू शर्ट पहनते तो इस सेट पे ज्यादा वो जज थी। लेकिन भैया आपकी मर्जी थी, आपने ब्लैक शर्ट पहनी। तो मेरा ख्याल में मैनेजमेंट की जो और मालिकान का जो पीछे से सपोर्ट होता है ना,
ये सबसे मेन होता है। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो राना आतिफ, राना समीन और फवाद भाई को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतनी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया, लेकिन बहरहाल वो अपने फैसले पर अटल रहे और आकिब जावेद के पीछे खड़े रहे। बिलाखिर वही हुआ कि आकिब जावेद ने जो कुछ सोचा था या जो कुछ उनके प्लान थे देर से अमल दरामद हुआ, लेकिन हुआ। देखिए आकिब जावेद पाकिस्तान टीम में तो खैर वो बाद में आए, बॉलिंग कोच बने जब इंजमाम उल हक पाकिस्तान टीम के साथ थे। लेकिन आप देखिए 2006 में आकिब जावेद पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हेड कोच थे, सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। उन्होंने वहां पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जितवाया। बच्चों के साथ काम करना और ऐसे बच्चों के साथ काम करना जो बिल्कुल ही रॉ टैलेंट होता है, जिनके बारे में घर वाले भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आकिब जावेद में ये क्वालिटी है कि वो जिस मिशन को लेकर चलते हैं वो मिशन इम्पॉसिबल तो जरूर होता है, लेकिन वो अपनी मेहनत और अपनी लगन से उस मिशन को पॉसिबल बना देते हैं। बिल्कुल माजिद भाई, अगर लोअर कलंदर की परफॉर्मेंस की बात करें तो एंटरटेनिंग टीम तो है, लेकिन सस्पेंस भी इनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। जो सुपर ओवर हुए हैं अभी तक पीएसएल में, उसमें भी लोअर कलंदर में ही वो सुपर ओवर खेले। इसके साथ बात करें तो पहले 3 मैच हारते हैं, फिर 1 जीतते हैं, फिर हारते हैं, फिर इकट्ठे 3 मैच जीतते हैं। तो आपको टीम कॉम्बिनेशन कैसा लगा और उसमें टीम का मोरल कैसा लगा? देखिए टीम का मोरल बहुत जबरदस्त था पहले मैच से। जो सबसे बड़ी इस टीम की क्वालिटी थी ना, चले हमारे लड़के लाइक फखर जमान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ या जो जूनियर लड़के थे, ये तो 2-3 सालों से खेल रहे हैं इस टीम के साथ। लेकिन इस टीम में जो टीम स्पिरिट थी ना, गोरे लड़के जिस तरह डेवलप हो रहे थे, ये इस टीम स्पिरिट की सबसे बड़ी क्वालिटी थी। जो फॉरेनर थे वो बहुत ज्यादा मिक्स होकर अपना रोल प्ले कर रहे थे, और एक अच्छी मैनेजमेंट की यही निशानी है कि सबको साथ लेके चले। मुझे याद है कि जब T10 खेल रहे थे हम लोग वहां पर अबू धाबी में, वहां भी बड़े बड़े नाम थे, लेकिन टीम फंसी हुई थी, प्लेऑफ में पहुंच गई, बाद में प्लेऑफ से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन हौसला नहीं इन्होंने हारा, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, लोग शायद ये समझ रहे हो कि मैं आज लाहौर कलंदर्स के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं तो कोई चमचागिरी में इस किस्म की बात कर रहा हूं, लेकिन आपसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता कि जब भी आप देखें बड़े से बड़ी टीम से ये मैच जीते हुए हो या हारे हुए हो, चेहरे पे मुस्कुराहट इनके खत्म नहीं होती। तो देखिए इंसान बहुत बड़े हैं, ये मालिकान तो हमने बहुत सारे देखे। नदीम एक और मैं कहूँगा, नदीम उमर भी बड़े जबरदस्त इंसान है, लेकिन बहरहाल आकिब भाई और समीन भाई की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी का मेरा नहीं ख्याल हम किसी और के साथ मैच कर सकते। क्रिस लिन ने 113 रन बना के अपनी करियर की बेस्ट इनिंग खेली। उसके साथ देखा जाए तो डेविड वीजा ने सेकंड लास्ट बॉल पर सिक्सर मार के मैच जितवाया। समित पटेल की बॉलिंग और बैटिंग आपके सामने है। तो इन तमाम फॉरेन प्लेयर्स ने आपके सामने परफॉर्म किया, तो कितना अच्छा लगा आपको इनकी सिलेक्शन? इस बार फॉरेन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? देखिए मुझे शुरू में जब ड्राफ्ट हुआ ना, तो मुझे ये मेरी अपनी ओपिनियन थी। मैंने कहा यार समित पटेल जो है ना, ये गलत चॉइस है। समित पटेल जो है आउटडेटेड प्लेयर है, रिटायर्ड प्लेयर है, ये इस टीम में मिसफिट होगा। लेकिन समित पटेल जो है उसने देखे एटलीस्ट 2 मैचों में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, एक बॉलिंग से जितवाया, एक बैटिंग से जितवाया। क्रिस लिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल टूर्नामेंट के स्टार्ट में अनफिट हो गया, और मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ कि ये जो लाहौर में क्रिस लिन ने सेंचुरी बनाई ना, उस दिन में लाहौर में नहीं था। इत्तेफाक से उसी दिन में कराची पहुंचा था, क्योंकि फिर 12 तारीख से कराची में राउंड स्टार्ट हो रहा था। लेकिन वो मैंने टीवी पर इनिंग्स देखी, क्या कमाल उसने बैटिंग की है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियंस का और ब्रिटिश प्लेयर्स का ये उनका कमाल है कि किसी भी टीम के लिए खेल रहे हो ग्राउंड में 100% देते हैं। लेकिन वही बात है कि जो सिलेक्शन में सोच थी, जो इनका दिमाग था, वो बिल्कुल परफेक्ट साबित हुआ। टीम ये थोड़ी सी लड़खड़ाई जरूर, लेकिन एक बार गिरने के बाद जब उठी
तो मेरे ख्याल में जिस तरह इसने मोमेंटम पकड़ा था, अगर ये उस वक्त टूर्नामेंट खत्म हो जाता, तो अगर लाहौर कलंदर्स चैंपियन ना बनती तो एटलीस्ट फाइनल जरूर थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, बड़ी जान मारी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे पीएसएल के, और आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? शाहीन शाह के बारे में इस स्टेज पे तो जोएब कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। इस वक्त वो पाकिस्तान टीम के नंबर 1 बॉलर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में उन्होंने जिस तरह मैं अभी इंग्लैंड में मौजूद था, वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो कमाल टैलेंट है। ये भी देखें, लाहौर कलंदर्स की डिस्कवरी है शाहीन शाह अफरीदी कि हर मैच के बाद हम उसको देखते हैं, उसकी बॉलिंग में एग्रेशन भी आ रहा है और वो जिस तरह मैच विनर बनता जा रहा है ना, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन कल मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, जो आपने उसका इंटरव्यू गालिबन किया था, जिसमें वो कह रहा था कि मुझे बाबर आजम को आउट ना करने का अफसोस है। देखिए, जब कोई बॉलर ये सोच रहा हो ना कि दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन जो है वो मेरे टारगेट से निकल गया और मैं इस बार नहीं अगली बार उसको आउट करूंगा, इसका मतलब है उसकी जो भूख है ना वो खत्म नहीं हुई। और यही देखिए, मैं जिस एरा में जो है मैंने अपनी जर्नलिज्म शुरू की ना, इमरान खान का वो दौर रिटायरमेंट का था। उसके बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद जाहिद, शोएब अख्तर, और फिर ये जो मोहम्मद आमिर और अब शाहीन शाह अफरीदी, तो हमने पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े बॉलर्स देखे। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान ने जिस लेगेसी को 92 में छोड़ा, फिर वसीम वकार उसको लेके चले, बीच में शोएब अख्तर आ गए, फिर मोहम्मद आमिर आ गए, और इसी तरह मोहम्मद आसिफ ने कुछ अर्सा बॉलिंग की। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ प्लस दिलबर हुसैन, क्योंकि पिछले दिनों हम एक वीडियो लिंक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वकार यूनुस के साथ बात कर रहे थे, वकार यूनुस ने भी ये बात की और मिसबाउल हक ने भी हाईली रेट किया दिलबर हुसैन को। तो मुझे लग रहा है कि ये लाहौर कलंदर्स की जो 3 फास्ट बॉलर है ना, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि इनको कोई इंजरी हो, तो ये काफी अर्से तक ये तीनों बॉलर लाहौर कलंदर्स के लिए तो सर्व करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी एक बहुत बड़ा एसेट है तीनों बॉलर। आपने तीनों बॉलर्स का जिक्र किया, तो फैंस कहते हैं कि ये फ्यूचर के वसीम अकरम, वकार यूनुस और आकिब जावेद हैं। तीनों का जिक्र होता है, शाहीन का, हारिस का और दिलबर का। वैसे इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल तक जाने के लिए, बड़ा टाइम चाहिए अभी। लेकिन आप इनकी एबिलिटीज को लेके क्या देखते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और लाहौर की टीम के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे? देखिए, लाहौर कलंदर का तो 1-1.5 महीने का, 2 महीने का सीजन होता है, उसके लिए तो यकीनी तौर पर ये एसेट है ही है। लेकिन बस मेरा जाहिर है, बच्चे हैं, यंग है अभी, जिस तरह आपने कहा कि कैरियर का स्टार्ट है, इनको नाम तो तीनों ने बना लिया। दिलबर को अभी नाम बनाना है पाकिस्तान के लिए, दिलबर अभी नहीं खेला। लेकिन शाहीन और हारिस जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अल्लाह करे कि कोई इंजरी प्रॉब्लम इन दोनों के साथ, बल्कि तीनों के साथ ना आए। लेकिन मेरा सिर्फ, मैं जो जाहिर है वो क्रिकेटर्स हैं, पता नहीं मैं उनको एडवाइस करते हुए अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि हेड डाउन करके मेहनत करते रहें। और क्रिटिक्स को एक दो बार मैंने शाहीन को सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जाहिर है बच्चा है, एग्रेसिव है, जवाब वो दे देता है। तो मेरे ख्याल में किसी बॉलर को या किसी क्रिकेटर को, किसी सहाफी को जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देना चाहिए। उसका जवाब उसकी बॉलिंग के जरिए अगर मिले ना, तो फिर क्रिटिक्स खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। तो वाकई ये तीनों पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा असासा है, बहुत लंबे अरसे सर्व कर सकते हैं। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इंजरी से बचाए और गुरूर तकब्बुर से भी बचाए, क्योंकि हमने कई बार ये भी देखा है कि बहुत जल्दी कुछ लड़के जो है ना वो ट्रैक से उतर जाते हैं और
वो जो एक रेड कारपेट मिलता है जब पाकिस्तान टीम में जाने के बाद, लेकिन अभी तक मैंने हारिस को भी देखा, बल्कि आप भी मौजूद थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जिस दिन फाइनल हो रहा था वो T10 टूर्नामेंट का, वहां पर जिस तरह आतिफ भाई और समीम भाई ने हारिस रऊफ की बर्थडे सेलिब्रेट की, मुझे याद है काफी दिन बाद मेरी हारिस से मुलाकात हुई थी। अभी वो बिग मैच में नहीं गया था। मैं सोच रहा था कि हारिस जो है ना शायद अब मुझे नहीं पहचानता होगा, लेकिन हारिस आया और पीछे से आके उसने मुझे पकड़ लिया और गले लगा के मिला के माजिद भाई कैसे हैं। तो देखिए क्रिकेटर का यही है कि बड़ों की इज्जत करे, मेहनत करे और जिंदगी में ना शॉर्टकट से गुरेज करे। जिंदगी में अगर वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करेंगे, ये बाकी जो मौज मस्ती है ना, इसके लिए बहुत टाइम बाकी है, बहुत उम्र पड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये तीनों बॉलर एटलीस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो पाकिस्तान को अब लंबे अरसे तक सर्व करेंगे। बिल्कुल माजिद भाई, आपकी बातें उन तक पहुंच रही हैं और क्रिकेटर्स इंशाल्लाह इस पर पूरा अमल करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे कैप्टन की। सोहेल अख्तर को जब कैप्टन अनाउंस किया गया, मैं सबसे पहले तो आपके जानना चाहूंगा तासुरात आपने सुना, क्योंकि लोग बहुत हैरान हुए, एक परेशान भी हो गए कि ये अचानक कैसा फैसला आ चुका है। लेकिन सोहेल अख्तर ने साबित किया, क्वालिफाई करवाया टीम को एज एन कैप्टन। क्या कहेंगे आप? देखिए मैं भी शुरू में एक आध प्रोग्रामों में टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने भी बात की कि यार ये किसको कप्तान बना दिया है। हालांकि मैंने जो अबू धाबी में एक T20 टूर्नामेंट जो लाहौर कलंदर्स ने जीता था, उसमें मैंने सोहेल अख्तर को कप्तानी करते हुए देखा। फिर जब बीच में टीम दोबारा हारने लग गई तो कजाफी स्टेडियम में मैंने ही उनसे सवाल किया। मैंने कहा कि सोहेल, लाहौर क्रिकेट की ऐसी लेगेसी रही है जिसमें अब्दुल हफीज कारदार, फजल महमूद, इमरान खान, वसीम अकरम, मुदस्सिर नजर, बड़े बड़े क्रिकेटर्स लाहौर में दिए। अब आपको लाहौर का कप्तान बनाया और आपकी टीम हार रही है। तो जितना सोहेल अख्तर डाउन टू अर्थ इंसान है, उसने कहा कि इंशाल्लाह हम इस बार लाहौरियों को मायूस नहीं करेंगे। फिर वकार यूनुस ने एक दिन कमेंट्री में उनको अनाड़ी कह दिया, तो मुझे फ्लाइट में वकार यूनुस मिल गया। ये उसी दिन की बात है जिस रात क्रिस लिन ने सेंचुरी बनाई थी। हम लोग कराची जा रहे थे, वकार भी उसी फ्लाइट में थे। तो मैंने कहा वकार भाई आपने क्या एक बच्चे को डिस्करेज करने की कोशिश की, आपने अनाड़ी कह दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कप्तानी में उनको अनाड़ी कह रहा हूँ, लेकिन जाहिर है एज ए क्रिकेटर तो वो अनाड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि अनाड़ी से मतलब मेरा ना तजुर्बाकार था। लेकिन सोहेल अख्तर ने वो जो मैंने शाहीन और हारिस के जब बात कर रहे थे हम, वो जो मैं बात कर रहा था कि सोहेल अख्तर ने बिलाखिर अपनी परफॉर्मेंस से, क्रिस लिन ने जिस मैच में 90 प्लस रन बनाए, उसमें आप देखें कि सोहेल अख्तर की जो बीच में इनिंग्स थी वो आखिर तक नॉट आउट गया और मैच फिनिश करके गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ भी आतिफ भाई ने और आतिफ जावेद ने आउट ऑफ द बॉक्स जो कप्तानी के बारे में सोचा ना, तो सोहेल अख्तर ने भी उनको मायूस नहीं किया, बल्कि अपने क्रेडिट्स को, जहां ये टूर्नामेंट रुका, अपने क्रेडिट्स को सोहेल अख्तर ने खामोश परफॉर्मेंस से और अपनी सलाहियतों से। बिल्कुल माजिद भाई, अब बात करते हैं पीडीपी प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ उस वक्त लोगों ने बड़ी बातें की कि ये पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, इस पे टाइम जाया होगा और इनको फोकस अपनी टीम पे रखना चाहिए, अब ये किस तरफ निकल चुके हैं, बड़ी बातें सुनने को मिली। लेकिन पीडीपी पे विजन ये चल रहा था आकिब जावेद साहब का और जितनी मैनेजमेंट है लाहौर कलंदर की, उनका कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करना है अपनी टीम में, लाहौर कलंदर की टीम में खिलाना है और इनका रास्ता बनेगा बाकी लीग्स के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। तो आपके सामने बहुत ज्यादा तादाद में पीडीपी प्लेयर्स इस दफा खेले, फरजान राजा, मार्स खान, मोहम्मद फैजान, सलमान इरशाद, दिलबर हुसैन, हारिस रऊफ। तो आप इन तमाम पीडीपी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाई हैं? मेरे ख्याल में पीडीपी प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, मैंने तकरीबन टेस्ट खेलने वाले सारे मुल्कों में मैंने विजिट किया है, बल्कि इसके अलावा मैंने अमेरिका में भी क्रिकेट कवर की है, कनाडा में सहारा कप जो होता था, सहारा कप में मैं गया, एक और T20 टूर्नामेंट कनाडा में हुआ, वो मैंने कवर किया। मैं पिछले कोई मेरे ख्याल में 20-22 साल से दुबई, शारजा जा रहा हूँ। लेकिन ये पीडीपी प्रोग्राम, वो जो मैं शुरू में सोच की बात कर रहा था ना, कि पीडीपी प्रोग्राम बेसिकली सोच थी। मुझे आज भी याद है जब ये शुरू हुआ,
हम लोग जियो सुपर पे प्रोग्राम करते थे ठंडा गरम। तो उसके बाद बोले क्या बात है शुरू होता था रात 10 बजे। तो हर प्रोग्राम में रात को नसीम राजपूत पीडीपी प्रोग्राम का एक पैकेज बना के चलाते थे। तो मैं भी सोच रहा था यार ये क्या चीज हो रही है कि मजमा जमा किया हुआ है, कभी कह रहे हैं गेट टूट गया, कभी कह रहे हैं कुछ हो गया। लेकिन आज 2020 अप्रैल में जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों की सोच थी उस सोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को आपने हारिस रऊफ का नाम लिया, सोहेल, फरजाम जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करते रहे और बेतहाशा प्लेयर्स। मैं और आप हमने मुजफ्फराबाद में जब हम कमेंट्री के लिए गए हुए थे, आप वहां पर मास्टर ऑफ सेरेमनी का रोल एज यूजुअल प्ले कर रहे थे। तो वहां पर इन प्लेयर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया, तो मोहम्मद यूसुफ एक दिन आए हुए थे, जो लास्ट हमने मुजफ्फराबाद का टूर्नामेंट कवर किया, तो अख्तर के साथ मोहम्मद यूसुफ आए थे। मोहम्मद यूसुफ हैरान हो गए कि यार इतनी पब्लिक इन मैचों को देखने के लिए आई है। फिर रात को जब हम गए आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम फारूक हैदर साहब के घर पे डिनर पे, तो वो भी क्रिकेट के बड़े शौकीन है, आपके भाई थे और समीन भाई से वो भी बात कर रहे थे, शोएब अख्तर भी हमारे साथ थे। लेकिन मेरे ख्याल में पीडीपी प्रोग्राम वो सोच थी जो मेरे ख्याल में इन्हीं लोगों को पता था कि ये इसके पीछे क्या सोच लेके चले हुए। जब हम कहते हैं ना कि ओपन ट्रायल, पाकिस्तान में तो अब ओपन ट्रायल का तस्वुर ही नहीं है। मैं कराची की बात करूं कि जिसकी 2.5-3 करोड़ की आबादी है, यहाँ भी बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन जाहिर है वो टैलेंटेड प्लेयर जिनको मौका नहीं मिलता, जिनके पीछे सिफारिश। पीडीपी प्रोग्राम अब सिर्फ पंजाब या गिलगित या आजाद कश्मीर तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इस पीडीपी प्रोग्राम का मेरा ख्याल दायरा वसी करना चाहिए। और फिर वो लोग जो कहते हैं कि सिंध में नहीं आना चाहिए लाहौर कलंदर्स को, तो भाई अगर आप कराची के स्टेक होल्डर हैं और आप समझते हैं कि आपकी फ्रेंचाइज इस कराची में सिर्फ इसलिए कि आपके पास टीवी चैनल है, आपने 2-4 शशके दिखा दिए, लेकिन जो प्लेयर का जो खोज लगाने का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स को क्रेडिट जाता है कि वो मुजफ्फराबाद में देख लें, पंजाब में देख लें, इवन गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, फिर ना उन्होंने सर्दी की परवाह की ना गर्मी की परवाह की। और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन ग्राउंड में हो रही थी, मुजफ्फराबाद में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि जहां घास उड़ी हुई थी वहां पर कलर कर दिया गया। मैंने कहा यार ये कौन ग्राउंड मैंने जो इस तरह ग्राउंड को मेंटेन कर रहा है। पता चला कि हाजी बशीर साहब जो थे वो मुजफ्फराबाद उनको लेकर गए हुए थे। हाजी बशीर साहब ने जिस तरह वहां पर पिचेस बनाई, तो मेरा ख्याल पीडीपी प्रोग्राम टेस्ट प्लेइंग कंट्री में मुझे तो कम से कम इस तरह के किसी और प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की मिसाल नहीं मिलती। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई अगर गाइड कर दे, सोशल मीडिया पे बता दे। लेकिन बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसका दायरा वसी होना चाहिए और जाहिर है वसाइल भी इसके पीछे चाहिए होते हैं, पैसा दरकार होता है। तो क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि या तो वो खुद इस तरह का कोई प्रोग्राम लॉन्च करे या थोड़ी शराकत में आए, क्योंकि इस प्रोग्राम से जितना टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट को मिल रहा है, मेरे ख्याल में अभी हम बलूचिस्तान नहीं गए, अभी हम सिंध नहीं गए, केपीके में भी बहुत सारी जगहों पर अभी टैलेंट मौजूद है। लेकिन इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का दायरा जो है इसको अब वसी करने की जरूरत है। बिल्कुल माजिद भाई, अब बात करें तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के थ्रू हम उन जगहों पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां का आप जिक्र कर रहे हैं। तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का आगाज सबसे पहले लाहौर कलंदर ने लाहौर से किया, फिर बाद में अनाउंस किया कोयटा में और फिर कराची में अनाउंस किया। अब ये बताइए कि कितना अहम है हाई परफॉर्मेंस सेंटर तमाम शहरों के लिए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में ज्यादा जरूरत किस चीज की है? बैट्समैन की है, फास्ट बॉलर की है, स्पिनर की है, विकेट कीपर की है? क्या इन हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के थ्रू इस कमी को पूरा किया जा सकता है? देखिए जोएब, हम बार बार जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं ना, चाहे मिकी आर्थर का दौर हो, चाहे आज मिसबाह-उल हक का दौर हो, एक तो हम बार बार फिटनेस की बात करते हैं कि पाकिस्तान आज भी आप देखें कि इस क्वारंटाइन के दिनों में पाकिस्तान टीम के फिटनेस टेस्ट लिए जा रहे हैं।
इसलिए कि हम लोग हमेशा फिटनेस पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो इन हाई परफॉर्मेंस सेंटरों से और खास तौर पर अच्छे और प्रोफेशनल कोचेस की मौजूदगी में फिटनेस का जो कल्चर है ना, उसको वसअत देने की जरूरत है। फिर पाकिस्तान को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, आपने बात की कि बॉलर, बैट्समैन, फास्ट बॉलर, स्पिनर, पाकिस्तान को हाई क्वालिटी बैट्समैनों की जरूरत है। आज आप देखें, बाबर आजम अकेला पाकिस्तान के पास एक अच्छा नाम है, लेकिन वो दौर जब हमारे पास एक साथ इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान खेलते थे, वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी नेशनल क्रिकेट एकेडमी को परफॉर्मेंस सेंटर कन्वर्ट करने जा रहा है। आई होप माजिद भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है नेट की वजह से। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, फाइनल रिमार्क्स चाहिए आपके। खूबसूरत एक तो जो सराउंडिंग्स है ना, वो भी बहुत एक इंग्लिश किस्म का माहौल है। फिर अंदर जिस तरह प्रैक्टिस पिचेस बनाई हुई है, जिस तरह जिम बनाया। जी माजिद भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? इसको बेसिकली वो तकनीकी वजूहात की वजह से हम इसको कंक्लूड करना पड़ेगा हमें इस शो को। तो उसमें एक फाइनल मेरा सवाल है आपके लिए, और उस पर कंक्लूड करते हैं और इनिशिएटिव का जिक्र करते हैं जो कि लाहौर कलंदर ने लिया, कलंदर की सिकंदर। तो माजिद भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ थे, सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट। इनसे बेहतर कोई इन इनिशिएटिव्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में कोई नहीं बता सकता, तो उन्होंने बहुत शेयर की। सो जैसे ही अगर माजिद भाई हम ज्वाइन करते हैं। जी माजिद भाई, नेट की वजह से वो आपका सिलसिला, वो जो बोलने का सिलसिला था, एकदम रुक गया था। तो अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी माजिद भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से तकनीकी वजूहात की वजह से मेरी आवाज माजिद भाई तक नहीं पहुंची। थैंक यू सो मच माजिद भाई, आपने टाइम दिया, आपका कीमती टाइम हमारे लिए आपने निकाला, और फैंस के लिए निकाला, क्रिकेट फैंस के लिए। अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कलंदर्स के बिहाफ पर, कलंदर्स मैनेजमेंट के बिहाफ पर, और तमाम कलंदर्स ने उस कलंदर से मुलाकात की है जो कि बहुत दुआगो हैं तरक्की के लिए, लाहौर कलंदर की टीम की और प्लेयर्स की तरक्की के लिए। सो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपको शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ, और कलंदर के सिकंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने पूछना था आपसे कलंदर के सिकंदर का इस इनिशिएटिव के बारे में, लेकिन वो कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से मैं नहीं पूछ पाऊंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी और पिक्चर भी जरा रुक रुक के आ रही थी। तो मैं लोगों को बता दूं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कलंदर के सिकंदर, ये कैंपेन आपके लिए बनाई गई है, घरों में बैठकर कोरोना वायरस। जी, अब आ रही है आपको आवाज माजिद भाई? मैं चाह रहा था कि आपके रिमार्क्स आ जाएं कलंदर के सिकंदर प्रोग्राम पर, और फाइनली उस पर कंक्लूड करें अपने शो को, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है जी माजिद भाई, कलंदर के सिकंदर जी 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 मैं नहीं, मैं देखिए, बड़ा बहुत जबरदस्त आइडिया है। और खास तौर पर देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, मैं जब भी बाहर जाता हूँ, खासतौर पर इंग्लैंड में जाता हूँ, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, वो कहते हैं यार, अगर हमारे बच्चे पाकिस्तान में कोचिंग करना चाहें, या पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह है जहां उनको कोचिंग की सहूलत मिल सकती है, तो मेरा ख्याल में इससे आइडियल प्लेटफॉर्म नहीं है। अब तो आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, आप अपनी वीडियो बनाएं। ड्यूरेशन मेरा ख्याल 15 से 20 सेकंड की वीडियो आपके भाई बता रहे थे, लेकिन बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है पाकिस्तान वालों के लिए और पाकिस्तान से बाहर वालों के लिए। और खास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि कोरोना की वजह से, क्वारंटाइन की वजह से लोग घरों पर महदूद हैं, लड़के फिटनेस टेस्ट जो है वो भी घरों में बैठ के दे रहे हैं,
तो मेरा ख्याल ये जो कलंदर के सिकंदर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और वो दिन दूर नहीं कि किसी और प्रोग्राम में हम बैठ के, जिस तरह आज शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और दिलबर हुसैन की बात कर रहे हैं, फखर जमान की बात कर रहे हैं, फिर किसी और प्रोग्राम में हम कलंदर से सिकंदर से जो नया टैलेंट आएगा उनकी बात करेंगे। मेरा ख्याल में हेड्स ऑफ टू आकिब जावेद, राना आसिफ और राना समीम के, वो भी कलंदरों की तरह इस दश्त की सयाही में ना गर्मी देख रहे हैं, ना सर्दी देख रहे हैं, ना बारिश, ना तूफान, आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनकी नीयत साफ है। अल्लाह ताला भी उनकी मदद कर रहे हैं। थैंक यू माजिद भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी हमारे इस शो में, आप आते रहिए और हमारे फैंस को अपनी बातों से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं तमाम फैंस आपकी बातों से। तो बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई। बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा कनेक्टिविटी का आज इशू रहा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये जो इशू, जो लाइन जो है वो इंशाल्लाह क्लियर होगी, तो ज्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज्यादा नेट का इस्तेमाल हो रहा है घरों में, तो इस वजह से हमें भी फेस करना पड़ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। दमादम। बहुत शुक्रिया। दमादम मस्त कलंदर, मैं हूं कलंदर दिल से। थैंक यू। अच्छा जी, अब कंक्लूड करते हैं शो। बहुत हमारे साथ थे अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और फाइनली कलंदर के सिकंदर नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, जाते जाते इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पे हजारों की तादाद में हमें वीडियोस रिसीव हो रही हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, कोचिंग पैनल और एनालिस्ट देख रहे हैं। तो उसके साथ साथ अनकरीब हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करते रहिए, आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ये रिजल्ट फर्स्ट वीक के रिजल्ट कब अनाउंस होंगे। और ज्यादा वीडियोस आने की वजह से, हजारों की तादाद में वीडियोस आने की वजह से इसको एक हफ्ता डिले किया है। और इसमें नंबर जो आ रहा है 0317333941, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए अपने वीडियोस। और बड़ी डिटेल्ड बात हुई है, शो का टाइम ड्यूरेशन कम थी लेकिन थोड़ी बड़ी है। इस सीन में माजिद भट्टी साहब का जो एक्सपीरियंस और नॉलेज था उसको ज्यादा से ज्यादा आपके सामने लाना बड़ा जरूरी था। और कलंदर से रिलेटेड बात की उन्होंने, क्रिकेट से रिलेटेड बात की, पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड बात की, टैलेंट से रिलेटेड बात की, ये सारी बातें आपने सुनी, आप महसूस हुए होंगे। अब मैं कंक्लूड करता हूँ आज के शो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी आपके फेवरेट कलंदर के साथ, और मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। खुदा।